IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये वो सपना है जो लाखों स्टूडेंट देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इस सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए, इस सपने को सच कैसे किया जाए। क्या इसके लिए हार्डवर्क काफी है या हार्डवर्क के साथ साथ हमें एक सही स्ट्रेटेजी को फॉलो भी करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अभी आपके दिमाग में चल रहे होंगे। इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। यानी कि आपको एक IAS ऑफिसर बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारे के सारे डाउट्स आपके यहां पर क्लियर होने वाले हैं। इसलिए इन सभी चीजों को समझने के लिए, सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लीडर तक शेयर भी कर देना है, ताकि जिसका भी ये सपना है एक IAS ऑफिसर बनने का, सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहले यहां से ले सके और अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर सके। तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक से क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। तो यहां पर कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि इन क्वेश्चंस में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके भी होंगे, ठीक है। सो विच एग्जाम डू यू नीड टू टेक टू बिकम एन IAS ऑफिसर, कि किस तरह का एग्जाम आपको एक IAS ऑफिसर बनने के लिए देना होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि कैन यू बिकम एन IAS ऑफिसर, क्या आप क्लास 12 के बाद क्या आप IAS ऑफिसर बन सकते हैं। विच स्ट्रीम, यानी कि एक IAS ऑफिसर बनने के लिए कौन सी स्ट्रीम दी बेस्ट मानी जाती है। और हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन UPSC एग्जाम, तो UPSC एग्जाम के अंदर कितनी स्टेजेस होती हैं। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आवर्स शुड यू स्टडी टू बिकम एन IAS ऑफिसर, कि आपको एक IAS ऑफिसर बनने के लिए आपको कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा। ये कुछ बेसिक से कॉमन से क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आपके क्वेश्चन से भी रिलेट कर रहा होगा, अगर है तो कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, ठीक है। सो वन बाय वन हम इन सभी चीजों को यहां पर क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। सो अबाउट बिकमिंग एन IAS ऑफिसर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर समझते हैं दो टर्म्स के बारे में जो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। देखो बेटा, यहां पर जो एक UPSC आपने दिख रहा होगा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम UPSC के नाम से जानते हैं, इसमें और एक IAS, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो मैं बताती हूं। ये जो UPSC जो है ये एक बॉडी है जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, और उन्हीं एग्जाम में से एक है सिविल सर्विस का एग्जाम, जिसको क्रैक करके आप एक IAS ऑफिसर बन सकते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। सो यहां पर देखिए, टू बिकम एन IAS ऑफिसर द कैंडिडेट नीड्स टू क्रैक द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है, दैट इज CSE कंडक्टेड बाय अ यूनियन। अब ये जो एग्जाम है, ठीक है, ये कौन कंडक्ट करवाती है? UPSC कंडक्ट करवाती है। आफ्टर पासिंग द UPSC, इसको क्रैक करने के बाद, ठीक है, CSE एग्जाम ओनली एन एस्पायरिंग कैंडिडेट कैन बिकम एन IAS ऑफिसर। फिर इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद ही आप एक IAS ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर कौन कौन से एग्जाम्स UPSC कंडक्ट करवाती है, तो इतने सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। अब मैंने क्या कहा, ये क्या है, ये एक बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। उन्हीं एग्जाम्स में से एक है आपका इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, दैट इज ICSE फॉर रिक्रूटिंग द IAS, IPS, RIS एटसेट्रा, ठीक है। इस तरह के यहां पर आपको ये जो एक ऑफिसर बनाया जाता है, मतलब जो हाई, सबसे ज्यादा हाई रैंक वाली होती है वो IAS होती है, फिर उससे नीचे IPS होती है, देन उसके बाद में अदर कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह का एक IAS ऑफिसर बनने के लिए आपको ये सिविल सर्विस का एग्जाम देना होगा। क्लियर हो गई। यानी कि UPSC एक बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, बहुत सारे, उन्हीं बहुत सारे एग्जाम में से एक है आपका सिविल सर्विस एग्जाम, जिसको क्रैक करके आप IAS ऑफिसर बन सकते हैं। इतने सारे एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा NDA सुना होगा आपने, ठीक है, IFS सुना होगा आपने, CDS सुना होगा। यानी कि इनके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम हैं जो UPSC कंडक्ट करवाती है, राइट। उसके बाद यहां पर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानते हैं, ठीक है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सबसे पहले आपको जो है ग्रेजुएट होना पड़ेगा, यानी कि अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी, वो भी किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और आपकी नेशनैलिटी जो होनी चाहिए वो इंडियन होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हो। अब यहां पर एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी हो, EWS हो या OBC कैटेगरी हो, बिलोंगिंग टू द क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर क्या होता है, मतलब वो कैंडिडेट्स जो कि जिनको गवर्नमेंट की तरफ से जो आर्थिक सहायता होती है वो नहीं मिलती है, उसको क्रीमी लेयर कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि किसी परिवार की सालाना आय जो है वो 3 लाख है, ठीक है, 3 लाख से नीचे है, उसको तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको हेल्प करती है। किसी की अगर 3 लाख से ऊपर है तो गवर्नमेंट उसकी हेल्प नहीं करती है। तो वो होते हैं क्रीमी लेयर, जिनकी हेल्प नहीं करती है गवर्नमेंट, और नॉन क्रीमी लेयर वो होते हैं जिनकी सालाना आय गवर्नमेंट के क्राइटेरिया से कम होती है, ठीक है। उसके बाद यहां पर फॉर जनरल कैटेगरी EWS एंड OBC कैटेगरी बिलोंगिंग टू द क्रीमी लेयर, तो वो क्या कर सकते हैं, 6 अटेम्प्ट्स वो दे सकते हैं, यानी कि 32 की एज तक उनके पास
6 अटेम्प्ट देने का मतलब एक तरीके से राइट होता है, तो 6 अटेम्प्ट्स वो दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बात करती हूँ किसकी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की, तो उनके पास जो है वो 9 अटेम्प्ट्स देने का राइट होता है अप टू 35, वो तो 35 एज तक 9 अटेम्प्ट्स वो दे सकते हैं, 9 बार एग्जाम दे सकते हैं। फॉर अ शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि एसटी और एससी वालों के लिए देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ द अटेम्प्ट, उनके मतलब उनके ऊपर ना कोई वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि वो इतनी बार एग्जाम दे सकते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा कि ये 6 बार दे सकते हैं, ये 9 बार दे सकते हैं, लेकिन एसटी एससी वालों के लिए कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है, वो अनलिमिटेड यहाँ पर अटेम्प्ट दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन दे दिए 37 ईयर्स तक, ठीक है, 37 ईयर्स तक। उसके बाद में यहाँ पर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी जो फिजिकली चैलेंज है, इन कैटेगरी में से जो फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स हैं वो 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। उसके अलावा एसटी एससी फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट हैव अनलिमिटेड अटेम्प्ट टिल द एज ऑफ द 37 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं अपने 3 स्टेजेस की। तो बच्चा इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, पहली होती है प्रीलिम्स की, सेकंड होती है आपकी मेंस की, और थर्ड होती है आपकी इंटरव्यू की, ठीक है। सो इसके अंदर आपके कितने एग्जाम होते हैं, 2 एग्जाम होते हैं, ठीक है। आपको ये दोनों एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप आगे की तरफ बढ़ सकते हो। याद रखना इनके जो मार्क्स होंगे वो इसमें काउंट नहीं होंगे, मेन में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। मेन के अंदर आपके कितने एग्जाम्स होते हैं, 9 एग्जाम होते हैं, जो टोटल आपके 1750 टोटल मार्क्स का होता है, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 200 यानी कि ये 400, यानी कि इसमें 2 एग्जाम होंगे आपके। और ये जो इंटरव्यू है इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, जो इन दोनों पहले एग्जाम्स को क्रैक कर लेगा, फिर उसकी लिस्ट बना करके इंटरव्यू के लिए उनको कैंडिडेट्स को आगे भेजा जाएगा। फिर वो जब इंटरव्यू में भी ठीक ठाक से पास आउट हो जाते हैं, उसको क्रैक कर लेते हैं, तब जाकर एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। सो उसके बाद अगर आपको यहाँ पर पूरी एक डिटेल में चाहिए, ठीक है, डिटेल में चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना दी है, तो आप पूरा का पूरा उसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये 3 ये हैं इसके स्टेजेस है। प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स को क्रैक करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, मेंस की तरफ जा सकते हो। मेंस को करने के बाद फिर आप इंटरव्यू की तरफ जा सकते हो। याद रखना, अगर कोई यहां पर अटक गया, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, दोबारा से यहां से स्टार्ट करेगा, ठीक है। अगर कोई इन दोनों को क्रैक करके यहां तक पहुंच गया और इसमें फेल हो गया, तो उसको दोबारा से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, दोबारा से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए ये इंडिया के टफेस्ट एग्जाम में से एक माना जाता है। क्लियर हो गई सारी बात, ठीक है। सो आई होप आपको सारी सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अब इसके कैलेंडर के बारे में जान लेते हैं। तो इसके जो नोटिफिकेशन आती है यूपीएससी एग्जाम की, तो वो आती है जनवरी के लास्ट वीक में, टेंटेटिव बताई गई है। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स है इसकी, ठीक है। तो इसके फॉर्म जो है वो लास्ट वीक ऑफ जनवरी टेंटेटिव बताया गया है, तो ये भी आपके तब रिलीज किए जाते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म मिड फैब में, ठीक है। इसका प्रीलिम्स जो एग्जाम होता है वो मई के लास्ट वीक में होता है। फिर इसका रिजल्ट जो आता है प्रीलिम्स का वो आता है मिड जून के अंदर। फिर उसके बाद में फिर मेंस की डेट आती है, यानी कि 1-2 महीने बाद ही, या फिर आप कह सकते हो 2 से 3 महीने बाद ही आपका क्या हो जाता है नेक्स्ट का, यानी कि अगर आपने प्री दिया है तो उसके 2-3 महीने बाद आपका मेंस होगा, मेन के 2-3 महीने बाद आपका जो है वो इंटरव्यू वाला होगा। तो कहने का मतलब ये प्रोसेस जो है वो आपका जनवरी के लास्ट वीक से लेकर के और आपका ये मार्च अप्रैल तक चलता रहता है। तो इतना ये पूरा का पूरा आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, है ना। तो याद रखना, आपका जो एक डेडिकेशन है, पेशेंस है, कंसिस्टेंसी है, ठीक है, और हार्डवर्क है, यही सब चीजें मिल करके आपको आपके सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं, और इन्हीं सब से आप अपना ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, आईएएस ऑफिसर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब भी हकीकत में बदलेंगे, तू जरा कोशिश तो बस कोशिश करते रहिए। डेफिनेटली आप हर वो पड़ाव पार कर सकते हो जो भी नेसेसरी होता है। तो अगर आपको और ज्यादा इसकी गाइडेंस की, है ना, पर्सनल गाइडेंस की अगर आपको जरूरत है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एक लिंक दिया हुआ है, उससे आप ज्वाइन कर सके, और आप अपने जो भी आपके इस एग्जाम से रिलेटेड या इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट है, तो आप यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस के साथ आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो जा करके आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखकर जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट होता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।